तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस दो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। कीबोर्ड और माउस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के जितने भी इनपुट डिवाइस है ना, चलो ऑडियो ठीक है, ठीक है। कीबोर्ड माउस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके आगे जितने भी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होने वाले हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में खत्म कर देंगे। उसके बाद की जितने भी क्लासेस होगी वो अब आपकी प्रॉपर लंबी क्लासेस रहने वाली है, ठीक है। ये बस इनपुट डिवाइस तक आपका शॉर्ट में फॉर्म में रहने वाला है। उसके बाद की जितने भी क्लासेस होंगी वो आपकी लॉन्ग फॉर्मेट में रहने वाली है, ओके। तो कीबोर्ड और माउस के बाद में जो अगला आपका इनपुट डिवाइस रहने वाला है, कीबोर्ड एंड माउस के बाद जो नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्कैनर। अब सवाल आता है सर ये स्कैनर क्या होता है, क्या काम करता है, किन कामों में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा स्कैनर तो एक इनपुट डिवाइस है, इसमें तो किसी कोई शक नहीं है। स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब ये स्कैनर जो है इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा ये सर हार्ड कॉपी को क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है, स्कैन करता है और स्कैन करके उसको क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। यानी जो फिजिकल इमेज होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि फिजिकल इमेज को डिजिटल में कौन बदलता है, फिजिकल इमेज को किसमें, डिजिटल में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं। याद रखिएगा फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। ये बात आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसके टाइप्स की अगर बात करते हैं, टाइप्स में याद रखिएगा तो एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है, सीट फेड स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है, हैंड हेल्ड होता है है ना, फोटो स्कैनर होता है, फिल्म स्कैनर होता है और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से टाइप से आपसे सवाल कम ही पूछा जाता है, बल्कि सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो है कि सर स्कैनर होता क्या है ना। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। काम क्या करता है, तो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट को क्या करता है सर, डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिजिकल वाले को किसमें, तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है ना, क्लियर है। फिजिकल डॉक्यूमेंट को किसमें, तो सर ये आपका डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस बात को आपको याद करके रख लेना है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल याद रह जाएगा कि ये फिजिकल इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ओके। चल आगे क्या कह रहा है, इसका हम लोग यूज किस चीज में करते हैं, यूज क्या क्या होता है इसका। तो एक जो हमारा स्कैनर होता है, स्कैनर जो होता है ये जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके क्या करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। किसमें, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। एक ये चीज आपको याद रख लेना है कि ये फिजिकल इमेज को डिजिटल में बदलता है। जो हमारा हार्ड कॉपी होता है उसका ये फोटो कॉपी भी करने का काम करेगा ना, ये कॉपीज उसको यहाँ पे सॉफ्ट फॉर्मेट में रेडी करने का काम करता है। इस सॉफ्ट कॉपी को जो हम लोग बनाते हैं उसको डॉक्यूमेंट को हम ईमेल की मदद से क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अभी के टाइम पे। ऑफिस का जो पेपर वर्क होता है उसको पेपर वर्क को कम करके चीजों को डिजिटल फॉर्मेट में ये चेंज करता है और शेयर करने, यानी जिसको हम प्रिंट निकाल के जेरोक्स करके शेयर करने कर सकते थे उसको ये क्या करता है सर, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके शेयर करने में यूज करते हैं इसको हम लोग, है ना। आगे अगर हम लोग बात करें ये वर्क कैसे करता है ना, वर्क कैसे करता है, तो याद रखिएगा ये स्कैनर जो है किसकी मदद से, ये लाइट का यूज करता है स्कैन करने के लिए, है ना।
और यहाँ पे क्या करता है, स्कैन करके डिजिटल डेटा को सीमोस सेंसर की मदद से, जो है वो क्या करता है, स्कैन करके उसको वहां पे, आप अक्सर देखिएगा जब स्कैनर आपका चालू होगा तो आपका ग्रीन कलर का लाइट जो है वो वहां पे पास होता है और चीजों को स्कैन करने का काम करता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्या है, सुनो। सीसीडी एंड सीमोस का आपको फुल फॉर्म कमेंट करना है। सीसीडी और सीमोस का आपको फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है कि क्या होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग किसके स्कैनर की, स्कैनर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक आपका इंपॉर्टेंट फ्लैट बेड स्कैनर याद रखिएगा, सीट फेड याद रखिएगा, हैंड हेल्ड याद रखिएगा, ड्रम स्कैनर एंड फिल्म स्कैनर, जिसमें से आपको स्टार मार्क याद रखना है। फ्लैट बेड, सीट फेड, हैंड हेल्ड एंड ड्रम, ये चार नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि सीधा आपसे पूछा जाएगा सवाल कि बताइए इनमें से कौन एक प्रिंटर का प्रकार, ये स्कैनर का टाइप नहीं है ना, कौन एक स्कैनर का टाइप नहीं है। ठीक है, चलिए याद रहेगा। फ्लैट बेड स्कैनर हो गया, सीट फेड हो गया, हैंडहेल्ड हो गया, ड्रम हो गया, है ना। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए जो कि स्कैनर के टाइप्स में आते हैं। किसके, स्कैनर के टाइप्स अलग अलग होते हैं, उसमें से ये नाम आपको याद रहने चाहिए। ओके, अब सवाल आता है कि ये स्कैनर जो है सबसे पहले बना कहाँ और किसने बनाया, है ना। पहला जो स्कैनर था वो बना कब और किसने बनाया। ठीक है, तो याद रहेगा आपको 1957 में, 1957 में कहा, अमेरिका में बना। कहां पे बनाया गया, अमेरिका में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो नाम याद रखिएगा, रसेल ए किर्स, है ना। रसेल ए किर्स के द्वारा जो है दुनिया का पहला स्कैनर बनाया जाता है। ये सिंपल सी बात आपको याद करके रख लेनी। दूसरा हमारा जो इनपुट डिवाइस है इसको हम लोग कहते हैं जॉयस्टिक। बेसिकली फोर्थ नंबर जो हमारा होने वाला है अब तक का पढ़ा हुआ में से, वो है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, तो याद रखिएगा ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रहना चाहिए। जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अब इसका यूज किस काम में हम लोग करते हैं, तो इसका यूज सबसे पहले हम लोग गेम खेलने में करते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, बेसिकली माउस की तरह ये भी वर्क करता है। कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, कर्सर हो गया, ठीक है, उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं। और किन किन कामों में यूज करते हैं सर, तो गेम में तो सबसे अधिक यूज होता है ना। उसके अलावा हम लोग और भी चीजों को कंट्रोल करने में, जैसे कि हमारा जो पायलट होता है, पायलट ट्रेनिंग में इसका यूज किया जाता है ना। अगर जॉयस्टिक की हम लोग बात करें तो बहुत सारा इसका टाइप देखने को मिलेगा, जैसे डिजिटल है, एनालॉग है, पीसी जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक विथ ट्रिगर बटन है, हैंडहेल्ड है, यूएसबी जॉयस्टिक है, फोर्स फीडबैक जॉयस्टिक होता है, प्रोग्रामेबल जॉयस्टिक होता है, 3D जॉयस्टिक होता है, थंब होता है, ठीक है, फ्लाइट स्टिक होता है, गेम पैड होता है, वायरलेस जॉयस्टिक होता है, और भी बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। ये आपको याद, तो याद नाम आपको फिलहाल नहीं रखना है, बेसिकली याद रखिएगा कि इस जॉयस्टिक में एक आपका क्या होता है, शेप कैसा होता है, तो स्टिक के जैसा होता है, छड़ी नुमा आकृति होती है। कैसी होती है, छड़ी नुमा आकृति होती है, जो कर्सर को चारों और चारों दिशाओं में रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी आपको याद करके रख लेना है। यूज किन किन कामों में करते हैं इसका, तो गेम खेलने के लिए, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जेक्ट मूवमेंट यानी कंप्यूटर में हम लोग कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली कह सकते हैं कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए और याद रहनी चाहिए, है ना। सवाल आता है कि सर माउस भी वही चीज है, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, दोनों में अंतर क्या है ना।
दोनों ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का होता है, दोनों ही GUI इंटरफेस का होता है, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। दोनों का दोनों हमारा क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि सर माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, जॉयस्टिक जो है, वो दोनों का दोनों ये कवर करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको, है ना। चलो, माउस की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कि जब हम कर्सर को मूव कर रहे हैं, तो जब हम माउस को मूव करते हैं तभी हमारा कर्सर भी मूव होता है, यानी ये वाला जो है, जब माउस को हम रोटेट करते हैं तब ये रोटेट होता है। लेकिन जॉयस्टिक की जब हम लोग बात करें, किसकी, जॉयस्टिक की जब हम लोग बात करते हैं, तो जॉयस्टिक में खासियत क्या है कि कर्सर को जिस डायरेक्शन में आप मूव कर दी, अगर आगे की ओर वो मूव हो रहा है, तो कर्सर आपका आगे की ही ओर मूव होता रहेगा। कब तक, जब तक कि आप उसका डायरेक्शन चेंज ना कर दें, है ना। डायरेक्शन आप जब तक इसका चेंज नहीं कीजिएगा, कर्सर उसी दिशा में मूव होते रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब आप इसका डायरेक्शन मूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है, अ joystick हैज अ स्टिक दैट कैन रोटेट इन वेरियस डायरेक्शन एंड कन्वर्ट्स दिस मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना। उसको किसमें, तो सर इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने का काम करता है ये joystick। टाइप्स की बात करें तो एनालॉग जॉयस्टिक होता है, डिजिटल जॉयस्टिक होता है, पैडल जॉयस्टिक होता है, आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक होता है, और भी टाइप्स आपको हम दिखा चुके हैं। 1926 1926 में सीबी मिरिक, जिसे सीबी मिरम के नाम से भी जाना जाता है, सीबी मिरिक नामक व्यक्ति के द्वारा पहला, है ना, किसको, तो सर याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, किस चीज को, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए पहला जॉयस्टिक बनाया गया था, है ना। पहला जॉयस्टिक सीबी मिरिक नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, जो कि आपका कब बनता है, 1926 में बनाया गया था। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेनी है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यहां तक बढ़े आगे, चलिए। अगला हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा है, लाइट पेन। कौन सा है, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, तो लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन भी क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इससे जो सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा, वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर पर काम करता है, यानी डिटेक्टर। इसके पिन पे जो होता है, नीब पे जो होता है, एक लाइट को सेंसिटिव करने वाला, पहचानने वाला यहाँ पर दिया हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं लाइट सेंसिटिव डिटेक्ट, डिटेक्ट करने का काम करता है, जिसकी मदद से चीजों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, या लिखने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन एंड ड्राइंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, याद करके रख लीजिएगा। इसकी मदद से हम क्या करते हैं सर, स्क्रीन पर ड्राइंग कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बात आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। यूज की बात करें, है ना, क्या क्या यूज है इसका, तो इसका हम लोग ड्राइंग करने के लिए सर, कंप्यूटर में चीजों को ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड डिजाइनिंग के लिए करते हैं, मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इन सभी कामों में किसका यूज किया जाता है, तो लाइट पेन का यूज किया जाता है, लाइट पेन का यूज किया जाता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। आगे अगर सवाल पूछें तो जो आपको मैंने कहा कि लाइट पेन जो है ये फोटो सेंसर होता है, दैट डिटेक्ट्स लाइट, है ना, ये लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है, और उसकी मदद से फिर आने वाले जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंडिकेट करता है, उसके पोजीशन का पता करता है और कंप्यूटर को बताने का काम करता है।
तो लाइट पेन में फोटो सेंसर होता है जो स्क्रीन से आने वाली प्रकाश को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और कर्सर की पोजीशन को क्या करता है, बताने का काम करता है। ये कौन होता है, लाइट पेन होता है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। टाइप्स की बात करें तो एक आपको फोटो ट्रांजिस्टर लाइट पेन याद रखना है और फोटो डायोड लाइट पेन याद रखना है, बस नाम याद रख लीजिएगा, है ना। याद रखिएगा एमआईटी इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, एमआईटी, यहां पर आपका बेन गुरली नाम का जो साइंटिस्ट थे, बेन गुरली, इनके द्वारा 1955 में एमआईटी इंस्टीट्यूट में पहला लाइट पेन बनाया जाता है। इस बात को भी पता रखना है और याद करके भी रख लेना है कि पहला जो लाइट पेन है वो एमआईटी इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। ठीक है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर पर काम करता है। ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। बस इतना ही इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लाइट पेन। लाइट पेन के बाद लाइट गन। लाइट गन में याद रखिएगा ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं। इसका यूज भी किस लिए हम लोग करते हैं सर, डेटा को इनपुट करने के लिए। और इसका बेसिकली गेम में, जब गेम खेलते हैं तो निशाना लगाने के लिए, एम करने के लिए, निशाना और गोली चलाने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, किस चीज में, गोली चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वही कह रहा है लाइट गन इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर एमिंग इन गेमिंग, है ना। इसका यूज हम लोग गेम खेलने के टाइम एम, निशाना लगाने के लिए करते हैं। ये आपको याद करके रख लेना है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो प्लेइंग शूटिंग गेम, आर्केड गेम होता है, वर्चुअल रियलिटी गेम्स होता है जिसको वीआर कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ट्रेनिंग सिमुलेशन में इसका यूज किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, तो लाइट गन डिटेक्ट्स लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम स्क्रीन टू डिटरमाइन टारगेट पोजीशन। लाइट गन जो है वो स्क्रीन से आने वाली जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनको डिटेक्ट करता है और उसके बाद वो गोली चलाने का काम करता है, जिससे कुछ समय के लिए स्क्रीन क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है और गोली उसमें शूट हो जाती है ना। ये टाइप कौन कौन सा होता है, तो सबसे पुराना वाला आपका सीआरटी लाइट गन हो गया, इसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब गन के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका हो गया एलईडी और एलसीडी लाइट, है ना, जिसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं, है ना। और इंफ्रारेड ये वायरलेस वाला होता है। वायरलेस गन जो होता है वो आपका इंफ्रारेड पर चलता है। इस बात को भी पता करके रख लेना है ना। 1936 में आपका जापान में आर्केड, है ना, जापान में सेगा द्वारा आर्केड गेम के लिए पहली लाइट गन को बनाया जाता है। और एडवांस वाला जो बनता है वो 1955 में ही बना था। कहाँ पे, एमआईटी इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। ठीक है, बस इतना सा याद रख लेना है। नेक्स्ट है आपका डिजिटाइजर। डिजिटाइजर ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसको सिंपली पेन टैब के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दिख रहा है ये वाला, ये टैब हो गया। और ये जो हाथ में, इसको हम लोग टैब पेन के नाम से जानते हैं। अब इस टैब में जो भी आप डिजाइन तैयार करते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। ठीक है,
एक प्रकार का डिजिटल होता है, डिजिटल कह सकते हैं। ये एनालॉग यानी कि आप पेन की मदद से सिग्नल को यहाँ पे देने का काम करते हैं और उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल की मदद से इसको हम लोग क्या करते हैं सर, डिजाइन करते हैं और वो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में तैयार होता जाता है। इसका यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए करते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग के लिए करते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए करते हैं, डिजिटल आर्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए इसको हम लोग बनाते हैं और यूज करते हैं इसका, है ना। तो डिजिटाइजर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो ट्रैक करता है किसकी मदद से? स्टाइलस की मदद से। ये जो पेन आप देख रहे हैं क्या है? स्टाइलस है ना। स्टाइलस की पोजीशन को ट्रैक करता है और डिजिटल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करता है ना। इस बात को आपको याद करके रख लेना, यानी कि ये स्टाइलस है जिसकी मदद से हम लोग जो भी डायग्राम वगैरह डिजाइन बनाते हैं वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में हमारा क्या होता है? कन्वर्ट होता जाता है। बस इतना सा काम है डिजिटाइजर का। टैबलेट डिजिटाइजर होता है, टच स्क्रीन डिजिटाइजर होता है और सोनिक डिजिटाइजर होता है। ये तीन टाइप में याद रख करके रख लेना है। 1957 में रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा जो है ना, रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा पहला डिजिटाइजर बनाया गया था 1957 में। 1957 में अमेरिका में रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा क्या बनाया गया था? पहला डिजिटाइजर बनाया गया था। ये सिंपल सी बात है जो कि सबको याद है। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है माइक्रोफोन। क्या आता है? माइक्रोफोन, जिसको आप सिंपली माइक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइक के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेना है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। बढ़े आगे। चलिए, माइक्रोफोन में क्या क्या बातें आपको याद रख लेनी है, ध्यान से सुनो। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, इनपुट डिवाइस है। ठीक। अब इस इनपुट डिवाइस का काम क्या है? तो सर ये क्या करता है? साउंड वेव्स को क्या करता है? रिकॉर्ड करने का काम करता है। इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में इसको क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। साउंड वेव को रिकॉर्ड करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। ठीक है। उसके बाद इसका यूज क्या है? ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, वॉइस कमांड देना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है और स्पीच रिकॉग्निशन के लिए इसका यूज किया जाता है। दैट्स इट। माइक्रोफोन में क्या होता है? एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। आगे में जब भी गाना गाया जाता है देखिएगा एक प्लेट टाइप का होता है जो ऑडियो को क्या करता है सर? उसको फ्रेश करने का काम करता है, जो ध्वनि तरंग के कंपन को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। माइक्रोफोन हैज अ डायफ्राम दैट वाइब्रेट विथ साउंड वेव्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टाइप्स की बात करें तो एक डायनामिक माइक्रोफोन याद रखिएगा, एक कंडीशनर माइक्रोफोन याद रखिएगा, रिबन माइक्रोफोन और एक आपको यूएसबी माइक्रोफोन याद करके रख लेना है। डायनेमिक, कंडीशनर, रिबन और आपको कौन से याद रखना है? यूएसबी माइक्रोफोन याद करके रखना है। 1876 में अमेरिका में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा पहला माइक्रोफोन बनाया जाता है। ये बात अक्सर पूछ लिया जाता है कि माइक्रोफोन किसके द्वारा बनाया गया है? तो ग्राहम बेल के द्वारा बनाया गया था, जिसके द्वारा आपने और भी चीजें पढ़ी हुई है। आप बताइए ग्राहम बेल ने किस चीज का निर्माण किया था? ये भी आपको बचपन में पढ़ाया गया था। हिंट हम आपको नहीं देने वाले हैं, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है सभी का। एक बार कंफर्म कीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को, पर कोई नहीं। अब से आपकी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर ना, पहले बता दे रहा हूँ, आपकी क्लासेस जो ऐप पे अभी होंगी, है ना। ये तो बाद में आप लोग कहेंगे कि सर
आप बोलते कुछ हैं, होता कुछ है और करते कुछ हैं। तो आपकी अभी जो क्लासेस होंगी वो आपकी मंडे टू फ्राइडे रहने वाली है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होगी 7 टू 8 पीएम। ठीक है, ये आपका टाइम रहेगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, चूंकि सैटरडे संडे मेरी क्लासेस थोड़ी बाहर रहती है तो मुझे बाहर रहना पड़ता है, इस वजह से आपकी जो क्लासेस होगी मंडे टू फ्राइडे, ये आपकी वीक में 5 डेज क्लासेस होंगी, है ना। मिनिमम 1 आवर होगा, मैक्सिमम देखेंगे, टॉपिक पे डिपेंड करेगा। अगर पहले खत्म हो जा रहा है तो नया टॉपिक नए क्लास में हम लोग शुरू। चलिए, तो इनपुट डिवाइस का बेसिक का ये हमारा आज आखिरी क्लास रहने वाला है ना। ठीक, चलिए, तो इनपुट डिवाइस में आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हम लोग बाकी सभी भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे कीबोर्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, माउस भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, स्कैनर, लाइट पेन, लाइट गन वगैरह ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, MICR भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है OCR। कौन सा? OCR हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग जानते हैं OCR क्या होता है, यूज क्या है इसका, इसके टाइप्स कितने हैं, कब से शुरू हुआ, ये बेसिक बेसिक आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो टॉपिक बहुत डिटेल में आने वाला है वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो बेसिक बेसिक आने वाला है एग्जाम में वो बेसिक बेसिक आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ही टेंशन आपको लेने की जरूरत है। OCR का पूरा नाम क्या होता है? OCR, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर एग्जाम में रीडर नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ रहेगा? तो जवाब होगा रिकॉग्नाइजेशन। क्या रहेगा? रिकॉग्नाइजेशन आपका रहेगा, है ना। अगर आपका OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं है तो क्या रहेगा? रिकॉग्नाइजेशन लिखा हुआ रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना। अब सवाल आता है कि OCR क्या है सर? तो OCR एक प्रकार के स्कैनर के जैसा ही काम करता है सर, ये एक प्रकार के स्कैनर ही आप इसको कह सकते हैं। लेकिन स्कैनर जो है पूरे पेज को स्कैन करता है। ये क्या करता है, जैसे आपके पास कोई बुक है या आपके पास कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है या आपके पास बहुत पुरानी पांडुलिपि है बहुत पुरानी, है ना। तो इनमें जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट होता है ना, चाहे आपका टेक्स्ट कह लो, अक्षर कह लो, इन टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए OCR मशीन का यूज किया जाता है। यानी उसके टेक्स्ट को बिना स्कैन किए, बिना फिर से लिखे, आप उन टेक्स्ट को अभी के टाइम पे क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। स्कैन करके जो है उन सभी टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि OCR इज अ टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, है ना। ये क्या करता है? तो याद रखिए, OCR जो है वो क्या करता है, ये भी एक प्रकार से फिजिकल इमेज जो होता है, ये इमेज को नहीं बल्कि लिखे हुए रिटन जो टेक्स्ट होते हैं ना, इमेज नहीं, सिर्फ टेक्स्ट को ये क्या करता है? स्कैन करता है, स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात याद करके रख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको हिंट दें, ये इस किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अब इसको आप टाइप तो करते नहीं रहेंगे, टाइप करने से बचने के लिए क्या करना होगा? टाइपिंग आपको नहीं करनी है। ठीक, तो टाइपिंग नहीं करना तो इस OCR मशीन का यूज कीजिए। इस मशीन को उस डॉक्यूमेंट के उस पेज के ऊपर में क्या कीजिए? स्कैन करना शुरू कीजिए। जैसे अभी के टाइम पे मोबाइल में आपका, है ना, मोबाइल में भी आपको OCR मिलता है, हर एक मोबाइल में OCR होता है। आप चीज़ों को स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद आप उसको सर्च कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, वो सारा का सारा वर्क आप कर सकते हैं इस OCR की मशीन से। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि OCR का यूज क्या क्या होता है, किन किन कामों में आप इसका उपयोग करते हैं। किसका? OCR का। OCR का यूज क्या क्या होता है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, OCR का यूज जो है वो किस लिए करते हैं? सर, डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। एक तो ये हो गया।
डेटा एंट्री ऑटोमेटिक कर सके फटाफट बिना किसी मेहनत के, बुक को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को यानी किताब में लिखे हुए जो टेक्स्ट होते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करने का काम करते हैं। ये चीजें याद करके आप रख लीजिएगा इनके यूजेस के लिए। सवाल आता है कि सर इसका वर्क क्या है, इसके यूज क्या क्या हैं, जब अगर आपसे पूछा जाए ओसीआर का उपयोग किन किन कामों में किया जाता है, ठीक है। तो ये सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो जवाब आप क्या दीजिएगा, सबसे पहले तो इसका नाम याद रखिए, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन कहते हैं। ओसीआर एक प्रकार से सॉफ्टवेयर बेस्ड रिकॉग्निशन और अभी के टाइम पे एआई का भी यूज करता है। जो कैरेक्टर आपके लिखे हुए रहते हैं ना, कैरेक्टर जो रिटन होते हैं, इन कैरेक्टर्स को क्या करता है, ये स्कैन करने का काम करता है, उसको पहचानने का काम करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। और आइडेंटिफाई करके क्या करता है सर, उन कैरेक्टर्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, किसको, तो उन टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बात आपको याद करके रख लेना, ठीक है। टाइप की बात करें तो एक सिंपल ओसीआर होता है, इंटेलिजेंट होता है, और एक होता है ऐसा जो हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को स्कैन करने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहला ओसीआर कब बना, किसने बनाया, कहाँ बना, है ना। तो सबसे पहले 1914 में जर्मनी में, कहाँ पे, जर्मनी में, है ना। क्या देखिएगा, 1914 जर्मनी, है ना। पहला ओसीआर मशीन बनाया जाता है। बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इमेनुअल गोल्डबर्ग, है ना। किसके द्वारा बनाया गया है, इमेनुअल गोल्डबर्ग के द्वारा जो है पहला ओसीआर बनाया गया था, ठीक है। इमेनुअल गोल्डबर्ग नाम के व्यक्ति के द्वारा पहला ओसीआर मशीन बनाया गया था। इस बात को आपको नोट करके याद करके रख लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी, कहीं पर भी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बीसीआर। बीसीआर, बीसीआर को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा बार कोड रीडर। किस नाम से जानते हैं, बार कोड रीडर के नाम से इसको जाना जाता है, बीसीआर। अब ये क्या होता है सर, प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, बार कोड इस तरीके के जो लाइन होते हैं, इन लाइंस को यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, प्रोडक्शन डेट हो गया, एक्सपायरी डेट हो गई, कहाँ प्रोडक्शन किया गया है, बेसिकली उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हाइड करके रखा जाता है। तो जब आप बार कोड को स्कैन करते हैं तो इसमें छुपी हुई जानकारी जो होती है, हिडन इंफॉर्मेशन जो होता है, वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। और ये स्कैन करने के लिए किसका यूज हम लोग करते हैं, बार कोड रीडर का यूज करते हैं। बार कोड रीडर का काम क्या है, बार कोड को स्कैन करना, बार कोड को स्कैन करना काम किसका है, बार कोड स्कैनर का काम होता है, ठीक है। ये इस तरीके के जो आपके लाइंस होते हैं। अब आपसे सवाल पूछा है बार कोड का शेप कैसा होता है, बार कोड रीडर का, बीसीआर का नहीं, बार कोड का शेप कैसा होता है, बार कोड का शेप। अब देख रहे हैं ये वाला, आपका जवाब होगा सर ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। कैसा शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इस बात को आप याद करके रख लीजिएगा, ठीक। इसमें क्या एक ही टाइप का होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उतना डिटेल आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। आप केवल जान लीजिएगा EAN13 जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें जो कोड होता है उसको EAN13 के नाम से जानते हैं। 3 3 6 3 9 10, ये EAN13 नहीं है, उसमें बेसिकली 13 कोड होते हैं, कितने, 13 कोड होते हैं, ये आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। रिटेल स्टोर में बिलिंग के लिए यूज करते हैं बार कोड का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लाइब्रेरी सिस्टम, शिपिंग एंड ट्रैकिंग आदि चीजों में इसका यूज किया जाता है, ये आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। बात करते हैं बारकोड रीडर जो है वो लेजर बीम या एलईडी लाइट का यूज करके क्या करता है, बार और स्पेस के विड्थ को मेजर करता है और स्कैन करके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करने का काम करता है। ये बात आपको याद करके रख लेना है, ठीक है।
पहला जो बार कोड है, पहला जो बार कोड है वो 1974 में, कब? 1974 में पहला जो बार कोड है वो किसके लिए? तो टॉय में यूज किया गया था ना, पहला बार कोड स्कैनर जो है टॉय में यानी मार्स सुपर मार्केट में यूज किया गया था एक टॉय को स्कैन करने के लिए। ठीक है, द फर्स्ट बार कोड स्कैनर वाज यूज्ड एट मार्स सुपर मार्केट इन ट्रोयो अमेरिका। ठीक है, सॉरी ये ट्रॉय जो है वो जगह का नाम है ना, अमेरिका में जो है ये यूज किया गया था। इस बात को याद करके रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका? ओ एम आर। ओ एम आर को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ना, जिसको कि आप ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से भी जानते हैं। अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे? रीडर कहेंगे। रिकॉग्नाइजेशन नहीं रहा तो क्या कहेंगे? रीडर कहेंगे, रीडर। ठीक है, इस बात को याद करके रख लीजिएगा। चलिए, तो ओएमआर का यूज हम लोग इस प्रकार के जो बबल्स या सर्कल बने हुए रहते हैं, इनमें जो हम लोग सर्कल किए हुए हैं पेन की मदद से या पेंसिल की मदद से, उन चीजों को क्या करता है? स्कैन करने का काम करता है ना, उनको स्कैन करता है और पेपर से डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली इसका एग्जाम एग्जाम वगैरह, इसका जो यूज है वो एग्जाम जो होता है ऑफलाइन एग्जाम ओएमआर बेस्ड, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक टेक्नोलॉजी है जो कागज पर बने मार्क्स या बबल्स को क्या करता है? स्कैन करके डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बस सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको याद करके रखनी है यहाँ से। तो ये मशीन है आपका ओएमआर मशीन, ओएमआर मशीन, ओएमआर मशीन। ठीक है, जो काम क्या कर रहा है? इस ओएमआर सीट को स्कैन कर रहा है, ओएमआर सीट को क्या कर रहा है? स्कैन करने का काम कर रहा है। इसको स्कैन कर रहा है, ओएमआर सीट को स्कैन करने के लिए हम लोग ओएमआर मशीन का यूज करते हैं। ये बात आप सभी ने पढ़ रखी। ठीक है, यूज क्या क्या है इसका? परीक्षा में आंसर से चेक करना, सर्वे फॉर्म प्रोसेसिंग करना, वोटिंग सिस्टम करना, डेटा कलेक्ट करना, इन सभी कामों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओएमआर जो है वो क्या करता है सर? स्कैनर लाइट बीम का यूज करके मार्क्ड और अनमार्क्ड एरिया के बीच अंतर डिटेक्ट करता है। इसलिए आपको एग्जाम में क्या कहा जाता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन के 4 सर्कल में से 2 सर्कल में भी कर दिया और इसमें भी हल्का सा करके छोड़ दिया, ये 2 को रीड करेगा और दोनों में वो समझ नहीं पाएगा कि आपने रीड किसको किया है, इसलिए दोनों को ही वो क्या कर देता है? गलत कर। ठीक है, ओएमआर मशीन जो है दोनों में। अगर आप पूरी तरीके से एक सर्कल को एग्जाम में फिल नहीं करते, इस तरीके से अगर आपने छोड़ दिया आधा अधूरा, तो भी वो आपका ओएमआर मशीन जो है पूरी तरीके से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप जेल पेन का यूज करते हैं ओएमआर सीट पर, तो जेल पेन बेसिकली क्या होता है कि वो किसी और सतह से अगर टच होता है या फिर पानी के या हवा के संपर्क में ज्यादा देर रहेगा, तो जेल पेन जो है वो फैलने लग जाता है ना, तो आपका वो सर्कल से बाहर भी चला जाएगा। इसके वजह से भी क्या होगा? आपका वो सीट जो है वो रीड नहीं हो। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जो है आपको कहा जाता है बॉल या ब्लैक पेन का यूज करने के लिए। हालांकि ज्यादातर जगह में आपका ओएमआर सीट में ब्लैक पेन, किसी किसी एग्जाम में पेंसिल का भी यूज यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, पेंसिल का भी यूज करके लोग यहाँ पे इसको कलर करने का काम करते हैं। हालांकि इंस्ट्रक्शन जिस आधार पे होता है उसी आधार पे आपको कलर करना है, अपने दिमाग से कभी भी ओएमआर सीट पे कलर नहीं करना होता है। अब सवाल आता है कि ये ओएमआर मशीन जो होता है, ओएमआर जो मशीन होता है वो डेस्कटॉप में भी कनेक्ट हो सकता है, हाई स्पीड ओएमआर मशीन होता है और हाथ से भी स्कैन करने वाला ओएमआर मशीन एक आता है। ठीक है,
सवाल आता है कि सर इसको बनाया किसने? अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिलता है, इसलिए नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे याद करके रख लेना है आपको, एक OMR मशीन जो होता है, क्या? OMR मशीन जो होता है, OMR मशीन में याद करके आप रखिएगा कि सर OMR मशीन जो है वो 1 घंटे में लगभग लगभग 1800 कॉपी चेक कर सकता है ना? 1 घंटे में, सॉरी 1800 बोल, 1 मिनट, 1 मिनट में अप्रोक्स जो है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा दिमाग से एग्जैक्ट डेटा निकल गया है। उल्टा पुल्टा डेटा दे देंगे तो भी ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है ना? 1 मिनट की अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट में तो ये आपका अप्रोक्स 100 से 300 सीट चेक करता है 1 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? तो यहाँ 60 से गुना कर दो तो 6000 से, हाँ वही हमको याद आ रहा था, 18000 कॉपी कर, 6000 से 6 तिया 18000, है ना? कितना में? 1 घंटा में ये चेक कर सकता है। ये इसकी खासियत होती है, इवेल्युएट कर सकता है। और सटीक, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा पुल्टा, सटीक वहां पे। लेकिन आप देखिएगा, अगर कोई स्टेट में एग्जाम हो रहा है ऑफलाइन में, जहाँ पे हम लोग बात करें, कोई भी स्टेट ले लीजिए, किसी भी स्टेट का एग्जाम्स लेने का सिस्टम जो है सही नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम हुआ आज, 2 महीने के बाद आपको, 2 महीने के बाद आपको आंसर की, यानी आंसर की जो आप कहते हैं, वो आंसर की आपको दिया जाता है 2 महीने, जो कि आपका एग्जाम से पहले बना हुआ रहता है ना? 4 शिफ्ट बना, 4 सेट बनता है आपका, यानी क्वेश्चन तो वही रहता है, 4 सेट जिसको हम लोग कहते हैं ABCD कोड जो बनता है, वो 4 कोड। अब 4 कोड को ABCD, है ना, उसका आंसर पहले से तैयार है। ऐसा नहीं कि उसको बाद में बनाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। पहले से आंसर तैयार है, उसका आपको एग्जाम के अगले दिन जारी कर देना। लेकिन नहीं, जानबूझ के टाइम खींचा जाता है। 2 से 3 महीने के बाद आपको आंसर की दिया जाएगा, 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि एक OMR मशीन को लगाना है। इंसान तो अपने से कुछ चेक नहीं करता एग्जाम वाला। अब सोचो कि 1 घंटे में 18,000 कॉपी चेक हो रहा है, 2 से 3 दिन में अगर लाखों बच्चों, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही मशीन होगा किसी बोर्ड के पास में, 3-4 मशीन तो वो लोग लगा के रखते ही रखते हैं। तो कॉपी अगर चेक करने पे ईमानदारी पे बरता जाए, एग्जाम लेने के प्रोसेस पे ईमानदारी रखा जाए, तो कोई भी एग्जाम जो है 3 महीने के अंदर में आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। फॉर्म भरवाने से लेके, एग्जाम लेने से लेके, कॉपी चेक करके ज्वाइनिंग करने तक, है ना? मैक्सिमम 5 महीना। बैंकिंग एग्जाम में देख लीजिए आप, होता है ना फटाफट एग्जाम। लेकिन स्टेट वाले में देखिएगा तो एक ही एग्जाम को भैया सालों साल खींचा जा रहा है। बच्चे दे रहे हैं, कर रहे हैं, मजबूरी है ना? पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो समस्याएं हैं, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ें। कुछ अभी तक जितना पढ़ा है उसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? जो आपको बताना है, सभी डिवाइसेस का प्राइमरी फंक्शन इनपुट देना है। जितने भी इनपुट डिवाइस अभी तक आपको बताए हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, इनका काम इनपुट देना ही होता है। MICR का यूज बैंकिंग में यूज होता है ना, MICR कोड जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? बैंकिंग में करते हैं, बैंक के चेक में यूज किया जाता है। ठीक। OCR और OMR में मुख्य अंतर टेक्स्ट और मार्क्स का होता है ना? यानी कि OCR जो होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है, वो टेक्स्ट को स्कैन करने का काम करता है। और OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर, नाम ही इसका, ये कैरेक्टर या टेक्स्ट को स्कैन करता है, ये मार्क्ड वाले किए हुए चीजों को रीड करने का काम करता है। बार कोड में UPC और EAN स्टैंडर्ड है ना? यानी प्रोडक्ट वगैरह में ये 2 कोड ज्यादा यूज किया जाता है ना इसमें।
तो सर बार कोड में ये दो प्रोडक्ट जो दो कोड होता है यूपीसी और ईएएन स्टैंडर्ड कोड जो होता है, ये दो कोड ज्यादा यूज किया जाता है। लाइट पेन केवल कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स के साथ काम करता है ना, यानी कि हम लोग लाइट पेन की बात करें, किसकी, लाइट पेन की बात करें, तो ये कैथोड रे ट्यूब में यूज किया जाता है ना, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में यूज किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में यूज किया जाता है। ये बात आप सभी को याद करके रख लेंगे, ठीक है। अभी के टाइम पे पूछेंगे लाइट पेन का यूज होता है, कहेंगे नहीं सर अभी के टाइम पे लाइट पेन का यूज नहीं किया जाता। क्या लाइट पेन का अभी के टाइम पे यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं सर, है ना, नहीं करते हैं, ये बात आपको याद करके रख लेना है ना। चलिए कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए कि यहाँ से सवाल पूछा था यूपीसी और ईएएन। ईएएन जो है वो 13 डिजिट का कोड होता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स, ठीक है। ये बात आपको याद करके रख लेना है, ठीक। यूरोपियन आर्टिकल्स नंबर UEEAN 13, ये कितना होता है, तो 13 डिजिट का कोड होता है, 13 डिजिट कोड होता है। जितना भी आप यूरोपियन सामान देखिएगा, प्रोडक्ट देखेंगे, उसमें ये 13 डिजिट कोड आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसा कोई बुक, बस ऐसा कुछ चीज है नहीं जिसमें आपको हम दिखा सकें। आपके पास अगर कोई सामान हो अभी, अब देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें 13 है या 12। यूपीसी की अगर हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं, यूपीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम याद रखिएगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट सी, है ना, हाँ कोड। ये कितना सर, तो ये 12 डिजिट कोड होता है ना। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो 12 डिजिट का कोड होता है, ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेनी है। यूएसए और कनाडा में ये ज्यादा यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान करके रख लेना है, ठीक है। और इसका नाम ही है EAN 13, यूरोपियन प्रोडक्ट में ज्यादातर आपको देखने को मिलने वाला है। इस बात को आपको याद करके रख लें, ठीक है। और ये दोनों जो है वो ग्लोबल है ना, हर एक जगह पे यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लें। लाइट पेन हो गया ये। रेजुलेशन ये अभी आपको जब मॉनिटर पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे, है ना, मॉनिटर में इसका यूज होगा। सेंसिटिविटी समझदारी, समझना, है ना, अगर आपको कोई दुख तकलीफ है तो वो कंप्यूटर वो चीज़ समझने वाला नहीं है। कंप्यूटर में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है, 100% एक्यूरेसी के साथ में काम करता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। स्पीड की बात करें, है ना, तो कंप्यूटर की स्पीड आपकी जो होती है सर, वो आपका इसमें गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। वहीं पे अगर मॉनिटर की हम लोग यहाँ पे प्रिंटर की बात करेंगे आगे में, प्रिंटर, तो प्रिंटर की गति जो है वो किसमें, पीपीएम में और सीपीएम में, सीपीएम में और एलपीएम में मेजर किया जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा चीज आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस आपको हम पढ़ा चुके हैं, है ना। आइए एक एक करके देख लेते हैं, जो बचा हुआ है, बहुत दिन से क्लास छूटा हुआ था तो हमको भी ध्यान में नहीं है कौन कौन सा हम लोग इनपुट डिवाइस कर चुके हैं, ठीक है। नोट करते चलिएगा। इससे पहले आपको कीबोर्ड और माउस हम पढ़ा चुके हैं, कीबोर्ड एंड माउस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। चलो, स्कैनर कंप्लीट है, स्कैनर हो गया। स्कैनर के बाद हम लोग कौन सा पढ़ चुके हैं, जॉयस्टिक हमारा हो चुका है। जॉयस्टिक के बाद हम लोग लाइट पेन भी हमारा कंप्लीट है, लाइट गन भी कंप्लीट हो जाएगा, लाइट पेन भी कंप्लीट हो चुका है, लाइट गन भी कर दिए हैं। डिजिटाइजर भी हो गया, माइक्रोफोन भी बता दिए हैं, MICR हो गया,
OCR अभी कर दिए हैं, बिल्कुल, है ना। चलो कुछ कुछ और जो बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं अभी, है ना। जो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो देख लिया जाए फटाफट। या चलो यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं पे देख लेते हैं। जो जो लिखे हुए थे उतना तो कंप्लीट करना ही करना है ना। जो हमारा कंप्लीट है उसमें अलग कलर कर देते हैं, ब्लैक से ही ले लेते हैं ना। कीबोर्ड कंप्लीट, माउस कंप्लीट, स्कैनर कंप्लीट, जॉयस्टिक कंप्लीट, लाइट पेन कंप्लीट, लाइट गन कंप्लीट, माइक्रोफोन कंप्लीट, ट्रैक बॉल, टच पैड, ठीक है, OMR कंप्लीट, OCR, MICR, BCR कंप्लीट है ना, कंप्लीट है ये। बचा कौन कौन सा वो भी नोट कर लेते हैं जल्दी से। वेब कैम, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, रिमोट, बायोमेट्रिक। और कुछ छूट रहा है क्या? एक याद रखिएगा वर्चुअल रियलिटी, VR। उसके बाद एक याद रखिएगा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, VRS। हम्म अब बस यहाँ जितना भी बचा हुआ है या ध्यान से सुनिएगा बस, है ना। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा प्रिंट फॉर्मेट में, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हम जो समझाना चाह रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझिए ध्यान। चलो वेब कैम क्या होता है और डिजिटल कैमरा क्या होता है, दोनों में अंतर समझिए, है ना। वेब कैम जिससे अभी आप हमको लाइव क्लास में देख पा रहे हैं, ठीक है। जिस फ्रंट कैमरा की आप बात करते हैं मोबाइल में, जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो उसी का ज्यादातर यूज करते हैं। तो वो कैमरा जिससे डेटा को जब रिकॉर्ड किया जाता है ना। बेसिकली आप वीडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, है ना, मीटिंग्स के लिए जिस कैमरे का यूज करते हैं लाइव कम्युनिकेशन के लिए, यानी वो कैमरा, हाँ, ये वेब कैम जो है वो आपका डिजिटल कैमरा के भी रूप में काम कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस कैमरे का यूज आप इंटरनेट की मदद से संचालित करने में यूज करते हैं, जैसे अभी लाइव क्लास में आपको दिख रहा हूँ, है ना, ये मेरी क्लास लाइव चल रही है, तो मैं जो आपको दिख रहा हूँ वो कैमरे की मदद से दिख रहा हूँ। इंटरनेट अगर नहीं रहेगा तो ये क्लास भी नहीं चल पाएगा, बफरिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोई भी चीज आपको कैमरे में लाइव दिखाई दे, है ना, और वो आपके फोन में, आपके मोबाइल में डेटा स्टोर ना हो, है ना, आप करते भी नहीं है, लाइव चल रहा है, तो उसको हम वेब कैम से यूज करेंगे। यानी वो काम किसका होगा? वेब कैम का, है ना। तो इंटरनेट की मदद से संचालित होने वाले कैमरे को हम लोग वेब कैम कहते हैं। अब डिजिटल कैमरा क्या क्या हो जाता है, किसको कहेंगे डिजिटल कैमरा? तो वो कैमरा जब आप कोई फोटो या वीडियो जब आप क्लिक करते हैं और वो डेटा आपके फोन में स्टोर होता है ना, आपके फोन में ही स्टोर होता है, तो उस कैमरे को हम लोग डिजिटल कैमरा के नाम से जानते हैं। ये आपके फोन में भी हो सकता है, लैपटॉप का भी कैमरा जो है फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो डिजिटल कैमरे के रूप में ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक सा अंतर याद रखिएगा वेब कैम और डिजिटल कैमरा में। ट्रैक बॉल क्या होता है? तो ट्रैक बॉल जो है एक प्रकार का माउस ही होता है, थोड़ा सा रुक जाओ। ट्रैक बॉल भी क्या होता है? एक प्रकार का माउस ही होता है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है ना। ट्रैक बॉल भी एक प्रकार क्या होता है? माउस ही होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या होता है सर? तो इस ट्रैक बॉल में जो है ना, नीचे की तरफ ट्रैक बॉल में जो है वो नीचे की तरफ एक बॉल, सॉरी ऊपर की तरफ एक बॉल रहता है। उस बॉल को रोटेट करने के लिए, जैसे अभी के टाइम पे जो माउस है, अभी के टाइम पे जो माउस है वो क्या हो जाता है,
तो माउस को अगर मूव कर रहे हैं, माउस को मूव कर रहे हैं तो कर्सर ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये कर्सर देखो तो, ये वाला जो कर्सर है इसको मूव करने के लिए माउस को मूव करना पड़ता है, तब ये रोटेट होगा। माउस को मूव करना छोड़ दीजिए तो ये कर्सर भी मूव नहीं होता है। तो उस समय क्या होता था, माउस जो है वो अपना फिक्स रहता था, इसमें एक बॉल लगा हुआ रहता था ऊपर की तरफ। इस बॉल को रोटेट जब आप करते थे, बॉल को रोटेट करते, तब आपके कर्सर में यानी आपके स्क्रीन पे कर्सर जो है वो रोटेट होता था। ये ट्रैक बॉल का काम था, कर्सर को रोटेट करना यानी कर्सर को कंट्रोल करना। कर्सर कह लो, पॉइंटर कह लो, ब्लिंकर कह लो, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता था, इस ट्रैक बॉल का होता था। अब इसको रोटेट करने के लिए आप अंगूठे का यूज करते हैं, उंगली का यूज कर सकते थे, या आप अपनी हथेली पाम का यूज कर सकते थे। इसकी मदद से आप उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, किसको, तो ये ट्रैक बॉल को। ठीक, टच पैड क्या होता है, तो ये लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा, लैपटॉप में आपको मिलता है क्या, टच पैड। ये किसकी तरह काम करता है, माउस की तरह काम करता है। किसकी तरह, माउस की तरह ही काम करता है जो लैपटॉप में होता है। तो ये भी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए ही यूज होता है। आप नीचे माउस में देखिएगा तो यहाँ पे लेफ्ट बटन, राइट बटन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे खाली जगह होता है जिसको आप अपनी उंगली से क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको याद करके, नोट करके रख लेनी है। क्लियर है, चलो आगे और कौन सा बचा हुआ है, टच पैड हो गया। टच स्क्रीन, आपके मोबाइल में जो स्क्रीन है उसको क्या कहते हैं, टच स्क्रीन कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, टच स्क्रीन के नाम से जानते हैं। जो आपके कंप्यूटर में होता है, आपके मोबाइल में भी, अब मोबाइल में तो है ही है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी अब आपका टच स्क्रीन काम करने लगा है, ठीक है। तो टच स्क्रीन भी क्या होता है, सिर्फ अगर स्क्रीन लिखा हुआ है, सिर्फ अगर स्क्रीन लिखा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन लिखा हुआ है तो मॉनिटर को हम लोग स्क्रीन भी कहते हैं, तो ये आउटपुट हो गया। टच अगर शब्द जुड़ गया, टच स्क्रीन जुड़ गया, तो टच स्क्रीन आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। टच अगर शब्द जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी। क्लियर है। अगला क्या है आपका, रिमोट। रिमोट की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली आप अपने डिवाइस जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितने भी होते हैं, उनको आप एक निश्चित दूरी में बैठे बैठे उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए आप रिमोट का उपयोग करते हैं। जैसे टीवी में आप रिमोट यूज करते हैं ना, तो बार बार टीवी के पास उठ के नहीं जाना पड़ता है, बल्कि चैनल चेंज करना हो, वॉल्यूम बढ़ाना हो, ठीक है, और भी जितने प्रकार के आपको सेटिंग्स करने हैं आप उस रिमोट से ही कर सकते हैं। अब ये रिमोट पहले जब आता था तो ये वायर्ड आता था, यानी तार से लगा हुआ रहता था, तार से कनेक्ट रहता था कंप्यूटर से या आपके टीवी से। लेकिन मॉडर्न टाइम में अब आपके ये रिमोट जो है वो वायरलेस आने लगे, ठीक है। तो वायरलेस रिमोट से आप दूर बैठे बैठे अपने सिस्टम, अपने डिवाइस को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, जो टीवी में रिमोट होता है वो दो टेक्नोलॉजी, एक आपका वायर होता है और एक वायरलेस होता है। वायरलेस वाले की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको कनेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है वो आपका किसका, तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव का यूज किया जाता है, रेडियो वेव का यूज, ठीक है। तो वायरलेस कनेक्शन कंप्यूटर में जब भी होगा तो वो कनेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो वेव का यूज किया जाता है। इस बात को एकदम कंठस्थ याद करके रख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान में रख। क्लियर है। वर्चुअल रियलिटी की बात अगर करें तो याद रखिएगा, अक्सर 3D चश्मा लगा के आप, लगता है ऐसा कि फिल्म देख रहे हैं, तो 3D वो चश्मा वाला अलग चीज हो गया ना, वो 3D गूगल्स, आप गूगल जो हो गया, गूगल्स हो गया, वो अलग चीज हो गया। वर्चुअल रियलिटी वो क्या, वर्चुअल रियलिटी बेसिकली एक डब्बा के जैसा होता है, बड़ा सा आपके आंख में पूरा पहना दिया जाता है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप आसमान में सफर कर रहे हैं, है ना। एक सीट बैठा दिया जाता है, आसमान में लगेगा, समुद्र में चल चल रहे हैं, उस टाइप से आपको महसूस करवाया जाता है ना। तो इसमें आपको बैठने के बाद लगेगा कि आभासी, नाम ही इसका वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल मतलब आभासी, रियलिटी मतलब वास्तविक, यानी जो चीजें आपके पास नहीं भी हो रही है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जंगल में घूम रहे हैं, आसमान में सफर कर रहे हैं, और सबसे आनंददायक पल आपको जो लगेगा, वो समुद्र के तट पर आप हाथों में हाथ डालकर सफर कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि
कि सच में चल रहे हैं, है ना? बड़ा आनंद आएगा उस समय देखने में, ठीक? और वहीं आपको जंगल, भूतिया महल में अगर छोड़ दिया, हालत खराब हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि सच में भूत आपके पास पहुँचा। समझ रहे हैं? ये है वर्चुअल रियलिटी का कमाल, है ना? आप सर्च कर लीजिएगा वर्चुअल रियलिटी, 2-4 वो कॉमेडी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है? चलो, वीआरएस क्या होता है? वीआरएस, वीआरएस क्या होता है? याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है? किसको? आवाज को रिकॉग्नाइज करता है। इसको आप एसआरएस भी कह सकते हैं, यानी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी कहते हैं, है ना? तो आप जब बोलेंगे तो उस स्पीच को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। और रिकॉग्नाइज, जैसे आप एलेक्सा से बात कर लीजिए, है ना? गूगल से बात कर लीजिए, हेलो गूगल जो आप करते हैं, एलेक्सा जो करते हैं, ठीक है? तो इनसे जब आप बात करते हैं, ठीक है? हाँ, सिरी से, एप्पल वाले जो हैं वो सिरी से बात करते हैं। तो जब आप सवाल बोलते हैं तो वो आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करके आपको वो रिस्पॉन्स करता है, आपको जवाब देने का काम करता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। अब ये रिस्पॉन्स वाला वो आउटपुट हो जा रहा है, वो आउटपुट डिवाइस जब पढ़ाएँगे तो वहाँ पे आपको बताएँगे। समझ रहे हैं ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? हो गया? एक बज गया आपका कौन-सा? बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक बेसिकली आपके फिजिकल और बिहेवियर को रीड करने का काम करता है ना? इसको फिजिकल और बिहेवियर को रिकॉर्ड करने का काम करता है। और उस आधार पर, अब ये आपको किस आधार पे? तो सर उस डिवाइस में प्री डिफाइंड आपके इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। यानी अगर आप आधार कार्ड अपडेट करवाने जा रहे हैं, इसका मतलब आधार कार्ड पहले से बना हुआ है। अगर आपका बायोमेट्रिक थंब अटेंडेंस बन रहा है, इसका मतलब है आपका डिटेल उस मशीन में पहले से ही फीड किया हुआ है ना? तो आपका फेस हो गया, आपका आवाज़ हो गया, ऑडियो हो गया, आपका आँख हो गया, है ना? फेस हो गया, ऑडियो हो गया, आइज़ हो गया, उसके अलावा और कौन-सा? सर आपका थंब हो गया, आपका पाम हो गया, हथेली हो गया, जितने भी आपके फिंगर है वो हो गए, है ना? उसके बाद बिहेवियर में आपका डीएनए हो गया, चलने का तरीका हो गया, ठीक है? ये सभी चीज़ें को आप क्या करते हैं, अपने प्रेज़ेंस को बताने के लिए आप इस बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है? अटेंडेंस लेने के लिए इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है, प्रेज़ेंस यहाँ पे शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका? बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक 2 प्रकार याद रखिएगा, एक फिज़िकल और एक बिहेवियर, ठीक है? इसका इमेज आज ऐड नहीं हो पाया, ध्यान में था नहीं, है ना? तो कल इसका इमेज भी ऐड करके हम दिखा देंगे, बायोमेट्रिक के बारे में थोड़ा डिटेल बताएँगे क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है? बाकी आपका जितना भी इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस था, वो आपका कंप्लीट हो जाता है ना? कल सैटरडे है, कोशिश करते हैं कि दिन में ही आपको जो है ना देखेंगे, अगर टाइम मैनेज हो जाएगा, अदरवाइज़ मंडे तो वो होगा ही होगा ना? इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है, इनपुट डिवाइस का यूट्यूब पे ऐप पे